नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, 4 फरवरी की शाम घड़ी में 5 बजने वाले थे। देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। सबको इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में उनके जवाब का, लेकिन वो नहीं आए। लोग इंतजार करते रहे और 22 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब के लिए खाली रही। सन्नाटा चीख रहा था, आखिर देश के सबसे सुरक्षित भवन में ऐसा क्या होने वाला था जिसे स्पीकर ओम बिरला ने अप्रत्याशित कहा। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। क्या प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? क्या विपक्ष की महिला सांसदों की वो घेराबंदी सिर्फ एक विरोध थी या जैसा बीजेपी कह रही है एक खूनी साजिश? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। संसद में जो स्टेलमेट चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों, आज हम उस 48 घंटे के घटनाक्रम की परतें खोलेंगे जो शुरू हुआ भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब से और खत्म हुआ राज्यसभा में प्रधानमंत्री के प्रतिशोध वाले भाषण पर। दरअसल कहानी की असली शुरुआत 4 फरवरी को नहीं बल्कि उससे पहले हुई थी। जगह थी भारत की संसद में लोकसभा। राहुल गांधी अपने हाथ में एक किताब लहरा रहे थे और किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और इसके लेखक हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे। सारा बवाल इसी किताब पर शुरू हुआ। राहुल गांधी का दावा था कि इस किताब में चीन और अग्निवीर पर सरकार की पोल खोली गई है, लेकिन पेच ये था कि पब्लिशर पेंगुइन कह रहा था कि किताब छपी ही नहीं है, जबकि राहुल कह रहे थे कि ये बाजार में है। एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या
जैसे ही राहुल गांधी ने किताब खोली, सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ढाल बनकर खड़े हो गए और ये बहस इतिहास में दर्ज हो गई। राहुल गांधी ने किताब और जनरल नरवणे के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि दिस इज द ट्वीट मिस्टर नरवणे हैज मेड, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज आइदर मिस्टर नरवणे इज लाइंग or penguin is lying. Both cannot be telling the truth. I believe Mr. Narwane, he has made certain statements in the book that are inconvenient for the government of India. Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay? I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? अब इस पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का जवाब आ गया तुरंत। उन्होंने कहा, क्या वह प्रकाशित हुई है जिसमें ये सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का यहाँ मतलब संसद में कोई औचित्य नहीं है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वो मैगजीन की रिपोर्ट है। नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे एक बार रिकॉर्ड पर, मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। अनवेरिफाइड चीजों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। तो इस किताब पर गर्मागर्मी चलती रही और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार को घेरने की एक बार फिर कोशिश की। उन्होंने किताब के प्रकाशन को लेकर पेंगुइन पब्लिशर्स और जनरल नरवणे के बयानों में विरोधाभास बताते हुए कहा कि दोनों एक साथ सच नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनरल साहब कह रहे हैं कि किताब उपलब्ध है और दूसरी तरफ पेंगुइन जो प्रकाशक है इस पुस्तक का कह रहा है कि किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई। तो सच्चाई क्या है ये सामने आना चाहिए। अब किताब पर मचे बवाल के बीच पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पहली प्रतिक्रिया भी मंगलवार को सामने आ गई और एक्स पर 7 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्होंने किताब के स्टेटस के बारे में बताया। नरवणे ने पेंगुइन के जवाब को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि ये किताब की वर्तमान स्थिति यही है। अब पेंगुइन ने क्या लिखा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किताब के प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच ट्वीट करके कहा कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उनके पास है और ये किताब अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है या नहीं हुई है। और थल सेना अध्यक्ष पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने इसी पोस्ट को कोट करते हुए 7 शब्दों में अपनी रिप्लाई दी। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब किताब की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि 4 फरवरी को बवाल मच गया। बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री के रास्ते को ब्लॉक किया या उनकी सीट का घेराव किया और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे इसे हत्या की साजिश भी करार कर दिया। क्या कहा निशिकांत दुबे ने? ऐसे मोदी जी को मार न दे, ये लोग मारने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, हत्या भी हो सकती थी, वैसे भी वो सभी हत्यारे लोग हैं। ये निशिकांत दुबे का बयान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन सदन के अंदर नहीं आ पाए। माननीय स्पीकर साहब ने खुद से कहा कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, इसीलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को रोका। और लोकसभा के अंदर या इस पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा स्पीकर कहें वही सत्य है।
उनके पास सारे प्रमाण होंगे, सारी जानकारी होगी, सारी सीसीटीवी में भी हम लोगों ने देखा। तो 3 दिन हो गया है। लोकसभा स्पीकर ने, यदि आप ये समझिए कि संसद के अंदर एक सांसद सुरक्षित नहीं है, यदि सांसद के साथ मारपीट हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है, इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। अभी तक उन महिला सांसदों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई है, एक बड़ा सवाल है। मेरा लोकसभा स्पीकर साहब से यह आग्रह होगा कि आपके पास जो भी जानकारी है वो देश को बताना चाहिए, और सभी महिला सांसदों को, जो लोग गए थे मारपीट करने के लिए, पहली बार, मैं 17 साल से सांसद हूं, पहली बार मैंने देखा कि किसी दूसरे बेंच की तरफ या कुछ दूसरे बेंच के अंदर जो है दूसरे सांसद घुसे, हम भी अपोजिशन में रहे हैं, तो वो जो उनकी साजिश है उसका भंडाफोड़ होना चाहिए और सबों की सदस्यता, महिला सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसके बाद बयान आया पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरण रिजिजू का। अब किरण रिजिजू साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तो क्या हम भी अपने सांसदों को फ्री बॉक्सिंग खेलने के लिए आगे भेज दें? क्या संसद ऐसे चलेगा? कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीचे स्तर पे जाएगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस के टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया, और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहां लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहां कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। अब फर्क सोचिए, हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। हम लोग झगड़ा रोकने के लिए अपने सांसदों को मना करते हैं कि आप नीचे मत जाओ और उनके एमपी का साथ हाथापाई नहीं करना है, और वो लोग भेज रहे हैं। तो आप तस्वीर जो देखे हैं, पूरा देश ने देखा है कि कांग्रेस के एमपी कैसे आगे बढ़े और प्रधानमंत्री के जो बैठने वाला कुर्सी है वो पार करके दूसरे नंबर तक चले गए, तो उसको कांग्रेस क्या कहेंगे? पूरे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगा। तो सदन कैसे चलेगा? तो क्या हम भी अपने सांसदों को फ्री बॉक्सिंग खेलने के लिए आगे भेजों क्या? संसद ऐसे चलेगा क्या? तो कांग्रेस पार्टी को कुछ हिसाब किताब, नियम नीति कुछ समझ में है कि नहीं है? अब लोकसभा में जब पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोले या उन्हें रोक दिया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा, तो विपक्ष को बड़ा खुशी महसूस हुआ, जश्न मनने की स्थिति थी। लेकिन ये जश्न या खुशी समय से पहले की थी। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में आए, विपक्ष ने वॉकआउट किया, लेकिन खाली कुर्सियों के सामने पीएम मोदी ने जो बोला वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने न केवल किताब वाले मुद्दे को दरकिनार किया, बल्कि कांग्रेस के पूरे अस्तित्व पर ही चोट कर। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी को टारगेट करते हुए कहा कि जब मैं आई थी तब 35 करोड़ की मुसीबत थी, अब 57 करोड़ की मुसीबत है। उनके लिए देश की जनता मुसीबत थी, हमारे लिए समाधान है। ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने?
ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। अब बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को भी गद्दार कहने पर राहुल गांधी पर उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला। कांग्रेस के युवराज ने, जिनका दिमाग शातिर है, सदन के एक माननीय सदस्य को गद्दार कहा। क्यों? क्योंकि वो सिख है। ये उस परिवार का सदस्य है जिसने देश के लिए बलिदान दिया। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पार्टी बदल ली वो गद्दार हो गया। ये सिखों का अपमान है। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और ये गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? अब लोकसभा में जहां एक तरफ कांग्रेस की महिला सांसदों के विरोध के बाद पीएम मोदी की जान का खतरा का मुद्दा तेजी से उठा, लेकिन जब राज्यसभा में पीएम ने कहा कि मोदी की कब्र खुदेगी, ये सिर्फ नारा नहीं है, कांग्रेस के भीतर छुपी नफरत का प्रतिबिंब या आईना है, तो मानो सियासत पूरी तरह से गरमा गई। मोदी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी उत्तर दक्षिण के नाम पर। इन्होंने देश को तोड़ने का नैरेटिव सेट किया है। इनका अहंकार 7वें आसमान पर है, लेकिन जनता ने इन्हें विपक्ष में बैठने की जगह दिखा दी है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे, बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है,
उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। अब दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो जनरल नरवणे पर भरोसा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पेंगुइन पब्लिशर्स हैं जो कह रहे हैं कि किताब छपी ही नहीं है, और नरवणे साहब ने भी अपने ट्वीट के जरिए इस बात पर मुहर लगाई। और तीसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जान पर खतरे की बात कहकर संसद के इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है। तो दोस्तों सवाल अब भी वही है, क्या 4 फरवरी को संसद की सीढ़ियों पर सच में कोई साजिश रची गई थी? और क्या नरवणे की किताब में ऐसा कोई राज है जिससे सरकार डर रही है? आपको मालूम है कि किताब के प्रकाशक पेंगुइन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। और साथ में सवाल ये भी है कि क्या राज्यसभा में पीएम का भाषण विपक्ष को जवाब था या 2029 की चुनावी भूमिका? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। इसी तरह की राजनीतिक गर्मा-गर्मी की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।